गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम हो गया, उसका कंजर्वेशन भी सीख लिए। लाइव सेशन में अच्छे खासे क्वेश्चंस देख लिए। एंगुलर मोमेंटम क्या था बेटा कि अगर आप बाहर से टॉर्क नहीं लगाते हो, इफ द external torque is zero on a rotating system, then its angular momentum remains constant. That is, the product of moment of inertia and angular velocity remains constant. That is, अगर inertia कम हो गया तो ओमेगा उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर ओमेगा बढ़ गया तो ओमेगा उतना ही टाइम्स कम हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। डांसिंग लेडी के एग्जाम्पल देखा, अर्थ का श्रिंक होने के एग्जाम्पल देखा, फिर व्हील्स वाले देखे, कनेक्टिंग रॉड वाला, एंड आई थिंक दिस इज मच। अब बारी है कि टॉर्क दिए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप टॉर्क नहीं दोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, और अगर आप टॉर्क दोगे तो वेरी सिंपल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहेगा। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए घूम रहा है और उसका घूमने को आप सपोर्ट करते हुए टॉर्क देते हो, यानी अगर आप एक घूमता हुआ ऑब्जेक्ट को सपोर्टिंग टॉर्क देते हो, समझे, तो उसका आई तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वह वैसा ही घूमता होगा, है ना, वैसा ही घूम रहा होगा, इसलिए आई चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने टॉर्क दिया है, इसका मतलब द बॉडी विल गेट एक्सिलरेटेड, the body will get accelerated, and because of this its omega will increase, and because of this its angular momentum will increase. तो टॉर्क अगर आप दोगे सपोर्टिंग वाला तो उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा क्योंकि ओमेगा भी बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आप अगेंस्ट में टॉर्क देते हो, अगर आप उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देते हो, अगेंस्ट में अगर आप टॉर्क देते हो, तो उसका ओमेगा कम हो जाएगा और उसका एंगुलर मोमेंटम भी कम हो जाएगा, एंड हम बोल सकते हैं ऐसा, द बॉडी इज रिटार्डेड। समझे? तो आपको याद होगा बेटा, पॉइंट मास के लिए हमने पढ़ा था, एक सिंगल अगर पॉइंट मास है और वो अगर आर रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपको मैंने पढ़ाया था कि उसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टेंजेंट है, उस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक्सिस के अलोंग हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो टू रिकॉल हमें ये फॉर्मूला याद करना होगा, टू रिकॉल अल्फा टेंजेंशियल इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने एक और चीज पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप, सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है, और ये लेंथ अगर मान लीजिए L है और ये इस पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू L क्रॉस F। डू यू रिमेंबर? टॉर्क इज इक्वल टू L क्रॉस F। समझे? कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे इस तरफ एक फोर्स लगाओगे, अगर आप इसे इस तरफ एक फोर्स लगाओगे जिस वजह से उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना, उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, और अगर फोर्स लगाने की वजह से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलने की वजह से अगर v का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। लेकिन अच्छे से याद रखना, v का मैग्नीट्यूड बढ़ाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, देयर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड कि एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाएगा और टेंजेंशियल वेलोसिटी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ाएगा। बट याद रखिएगा ये दोनों क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F is equal to ma, and this is because of torque. This is because of torque. समझ रहे हैं आप? ठीक है। And the torque is given by perpendicular distance into force. अब ये फोर्स है और आप समझ सकते हैं फोर्स अगर टेंजेंशियल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा? रेडियस। तो टॉर्क विल बी r क्रॉस f और इस दिशा में टॉर्क होगा। तो अच्छे से समझिए बेटा, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। किसी वक्त में इसका कुछ v हुआ होगा, इसका कुछ ओमेगा हुआ होगा। डायरेक्शन को अच्छे से देखिए। किसी वक्त में ये पार्टिकल का कुछ v हुआ होगा, कुछ ओमेगा हुआ होगा। इतने में मैंने क्या किया? v के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, झटका नहीं दिया, फोर्स लगाता रहा। वो फोर्स ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जिस वजह से ये v का वैल्यू इंक्रीज हुआ, ठीक है। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v अगर इंक्रीज होता है तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा। तो ओमेगा इंक्रीज होने के पीछे किसका हाथ है? एंगुलर एक्सेलरेशन का हाथ है। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसने प्रोवाइड किया? ये फोर्स और ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी कि ये टॉर्क। तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखिए, जिधर v है उधर ही अल्फा t है, उधर ही f है। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला उसी के डायरेक्शन में है। और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। F इज इक्वल टू ma, a जिधर f उधर, ठीक है। और v को r के साथ, यानी v और r का प्रोडक्ट, सॉरी r और ओमेगा का प्रोडक्ट v होता है। ओमेगा इधर होता है, ये आपको पता है, राइट हैंड थंब रूल। ओमेगा इधर होता है। आप जान रहे हो कि v बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ रहा है। बट ओमेगा बढ़ने का वजह क्या है? v नहीं है। ओमेगा बढ़ने का वजह क्या है? v नहीं है। ओमेगा बढ़ने का वजह है अल्फा। और अल्फा इधर कैसे आ सकता है? ये भी एक एक्सेलरेशन है। अगर इधर टॉर्क आए, इस तरफ अगर टॉर्क आए तो इधर अल्फा होगा। समझे? तो जिधर टॉर्क उधर एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा फिर बढ़ेगा। जिधर फोर्स उधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और v फिर बढ़ेगा। जैसे इन दोनों में एक रिश्ता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वैसे इन दोनों में भी एक रिश्ता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। समझे? तो a इज इक्वल टू आर अल्फा याद रखिएगा, और दूसरा टाउ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये सब होता है पॉइंट मास के लिए, ठीक है। दोबारा देखिए, नहीं समझा तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ठीक है। दोबारा देखिए अगर नहीं समझा तो। अब आइए मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल को टॉर्क लगाया गया। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कैसा सिस्टम? डिस्क्रीट। एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल को जिसमें n नंबर ऑफ मासेस है, m1, m2, m3, m4, ऐसा करते करते लास्ट वाला मास का नाम है mn। सबका अपना अपना रेडियस है, r1, r2, r3, ऐसा करते करते rn। m3 एक्सिस पर ही है ना? m3 एक्सिस पर ही है, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना आपको। अब सोचो, किसी वक्त में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका कुछ v होगा, इसका कुछ v होगा, इसका कुछ v होगा, सबका अलग अलग v होगा। उस वक्त में सबका ओमेगा सेम होगा, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रोटेट करता हुआ मानते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है तो सबका ओमेगा सेम होगा, है ना? और इधर होगा ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, सबका ओमेगा सेम है, लेकिन किसी का आर कम है, किसी का आर ज्यादा है, किसी का आर कम है, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो किसी का आर कम है, किसी का आर ज्यादा है, लेकिन सबका ओमेगा सेम है।
इसलिए सबका v भी सेम अलग अलग होगा। आई रिपीट, सबका ओमेगा सेम है लेकिन सबका r अलग अलग है, इसलिए सबका v अलग अलग होगा। समझे? अब इतने में क्या हुआ, मैंने इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा दिया, आई मीन फोर्स लगा दिया। इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया, समझे? इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। तो बेटा ऐसे परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल दिशा में अगर आप फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, सिस्टम को टॉर्क लगेगा, सिस्टम को टॉर्क लगेगा। और आपको समझ में आ रहा है कि सभी का टॉर्क का दिशा इधर होगा, राइट हैंड थंब रूल, सभी का टॉर्क का दिशा इधर होगा, ठीक है। मैंने सपोर्टिंग टॉर्क लगाया है, तो सभी का अगर टॉर्क का दिशा इधर होगा, इसका भी टॉर्क इधर, इसका भी, ये बड़े वाले रेडियस का भी टॉर्क इधर, ये छोटे वाले रेडियस का भी टॉर्क इधर, तो सभी का टॉर्क, इसका टॉर्क को मैं टाउ 2 नाम दूंगा, इसका टॉर्क को मैं टाउ 1 नाम दूंगा, इसका टॉर्क को मैं टाउ n नाम दूंगा। सभी का टॉर्क अगर एक ही दिशा में है तो टोटल टॉर्क में टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड सो ऑन टिल टाउ n कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ऐसा करते करते मैं सबका टॉर्क ऐड करके टोटल टॉर्क निकाल सकता हूं। नाउ टाउ का फॉर्मूला है एक सिंगल पॉइंट मास के लिए, एक सिंगल पॉइंट मास के लिए टाउ का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट द रेडियस एंड द फोर्स। सो r1 f1, r2 f2 एंड सो ऑन टिल rn fn। अब आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F के जगह आप ma लिख सकते हैं, ma, तो m1 a1, r2 m2 a2, सो ऑन टिल rn mn an। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये a और अल्फा टी एक ही चीज है, ठीक है, अल्फा टी और a एक ही चीज है। हम समझ रहे हैं कि जिधर फोर्स होगा उधर ही a होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही a होगा, जिधर फोर्स होगा उधर ही a होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस तरह से मैं देख सकता हूं कि a इज आर अल्फा। अब सबका अल्फा तो एक ही होगा, बॉडी अगर रोटेट हो रहा है तो कोई अलग अलग अल्फा से एक्सेलरेट नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं सबका अल्फा एक ही होगा और वो होगा अल्फा। तो a के जगह r1 अल्फा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, r2 m2 a2 के जगह r2 अल्फा 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन टिल rn mn, an के जगह rn अल्फा n लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये हो गया m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन टिल mn rn स्क्वायर अल्फा। अब मैं सभी से अगर अल्फा कॉमन ले लूं तो मेरे पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर सो ऑन टिल mn rn स्क्वायर होगा, और सबके बाहर में होगा अल्फा। और आप जानते हैं ये क्या है, ये समेशन ऑफ i1 to n mi ri स्क्वायर और फिर बाहर अल्फा एंड दिस इज i अल्फा। सो इट्स वेरी क्लियर, अगर सिंगल पॉइंट मास है, अगर सिंगल पॉइंट मास है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इज टॉर्क, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो i अल्फा। समझे? ओके, सबका टॉर्क बेटा एक ही दिशा में था, जैसे ये बॉडी का टॉर्क ऊपर की ओर था, ये जो बॉडी है m2 इसका टॉर्क ऊपर की ओर था, ये जो लास्ट वाला पार्टिकल है mn इसका टॉर्क भी ऊपर की ओर था। तो सभी टॉर्क एक ही दिशा में होने के कारण मैं पूरे बॉडी का टॉर्क कैसे निकाल सकता था, टाउ 1 टाउ 2 ऐसा करते करते मैं निकाल सकता हूं। अच्छा, जिस तरफ फोर्स होता है उस तरफ A होता है, तो जिस तरफ फोर्स है मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो A भी टेंजेंशियल होगा,
समझे? टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो ए भी टेंजेंशियल होगा, है ना। यहां भी देखिए टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो ए भी टेंजेंशियल होगा, ये ए भी टेंजेंशियल होगा। सिमिलरली यहां भी देखिए लास्ट वाला पार्टिकल जो है उसको भी मैंने इधर टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो ए भी टेंजेंशियल होगा। समझ में आया? ठीक है। इस वजह से इसका इधर वाला v, इस वजह से इसका इधर वाला v जो है वो बढ़ेगा, इधर वाला जो v है वो बढ़ेगा, इसका भी जो इधर वाला v है वो बढ़ेगा, इसका जो इधर वाला v है वो बढ़ेगा, सबका v बढ़ेगा और इसीलिए ओमेगा भी बढ़ेगा। बस आप इतना याद रखिए कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में सभी का ओमेगा सेम रहेगा। समझे? किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में सबका ओमेगा सेम होगा, क्योंकि द सिस्टम इज रोटेटिंग, अलग अलग ओमेगा नहीं हो सकता। और यह भी याद रखिएगा अल्फा सभी का सेम होगा, अल्फा सभी का सेम होगा, क्योंकि मैंने सिस्टम को टॉर्क लगाया है, मैंने सिस्टम को टॉर्क लगाया है और सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो सिस्टम का एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होगा। अब एक बार आपको अल्फा मिल जाता है तो आप काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। याद रखिएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ हम काइनेमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं, हम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं, हम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं, हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ काइनेमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल हो जाए इससे। कैसे न्यूमेरिकल आता है देखते आइए। और ये बेटा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है हालांकि, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन बचा हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है बाबू कि मान लो अर्थ को 2 सेकंड के लिए 20 × 10⁵ न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा। बहुत कम हो गया ये अर्थ के हिसाब से, 10⁻10 कर देते हैं। टॉर्क लगा कितने देर के लिए? सिर्फ 2 सेकंड के लिए टॉर्क लगा, ठीक है। और अर्थ का जो मास है वो है मान लीजिए 6 × 10⁻24 kg, और अर्थ का जो रेडियस है, वो है मान लीजिए 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। और अर्थ को आप एक सॉलिड स्फीयर मानिए, तो ऐसे में अगर इनिशियली
अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर है। 24 आवर में अर्थ एक बार घूम जाता है। इनिशियली अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर है, तो फाइनली अर्थ का नया टाइम पीरियड कितना होगा? तो आपको बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 चीजें पता होना चाहिए। एक, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। दूसरा, सॉलिड स्फीयर के लिए आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2/5 mr² होता है। और आप इसमें काइनेमेटिक्स लगाने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला से, समझे? तो देखो आपको ओमेगा इनिशियल पता है क्योंकि आपको इनिशियल टाइम पीरियड पता है। आपको ओमेगा फाइनल पता करना होगा क्योंकि वो फाइनल टाइम पीरियड पूछ रहा है। आपको समय पता है वो है 2 सेकंड। अब बच गया आपको अल्फा पता करना। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का बहुत घटिया आंसर आने वाला है। तो लेट अस चेंज द बॉडी, इट इज नॉट एन अर्थ। ऐसे ही बस कोई सॉलिड स्फीयर है, उसका मास दिया हुआ है मात्र 6 kg, उसका रेडियस दिया हुआ है मात्र 6 मीटर, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड इनिशियली दिया हुआ है 2 सेकंड, और उसका फाइनल टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया बाबा, अर्थ के लिए सॉल्व करूंगा पागल हो जाऊंगा। तो चलिए, इतना टॉर्क भी नहीं लगाना हमको, सिर्फ 40 न्यूटन मीटर टॉर्क लगाते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से, अभी अभी हमने डिराइव किया, हम अल्फा निकालेंगे क्योंकि हमको अल्फा का जरूरत है। तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई आई हो जाएगा। तो टॉर्क इज 40 एंड आई इज 2/5 mr²। तो 2/5 m इज 6 kg एंड r² इज 6 का स्क्वायर 36। सो दिस इज माई अल्फा, विच इज अल्फा कितना आएगा बाबू? अल्फा आएगा आपका 40/2 × 6 12 × 36 144 × 3, और ये 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 4 10 40 और 4 36 144, और कटेगा 2 5 और 2 18। तो ये हो रहा है आपका 25/54। 25/18 3 54। तो ये आपका टॉर्क हो रहा है, ठीक है। ये आपका सॉरी अल्फा आ गया, यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा फाइनल में मैं लिखूंगा 2π/t फाइनल, ओमेगा इनिशियल में मैं लिखूंगा 2π/t इनिशियल, प्लस अल्फा की जगह मैं लिखूंगा 25/54 एंड टाइम इज 2 सेकेंड, ठीक है। अब यहां तो 2π नहीं है तो मैं ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मैं ये 2π को कैंसिल कर सकूं। 1 टाइम पीरियड मुझे चाहिए, फाइनल वाला टाइम पीरियड मुझसे पूछा गया है, और इनिशियल टाइम पीरियड मैं लिखूंगा मात्र 2 सेकेंड, प्लस 50/54 इंटू ये 2 और ये 2 कट गया, और ये नीचे पाई रह गया, गधा, ये पाई ने रहना नहीं चाहिए था। खैर, इसको सॉल्व कर लूंगा मैं। 50 और 54 कटेगा, एक मिनट, ये 50 कहां से आया? ये 2 तो कट चुका था, 25 ही रहेगा। तो 54 प्लस 50, सो 1 टाइम पीरियड फाइनल इज इक्वल टू 54π, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस 50 अपॉन 108π। तो नया टाइम पीरियड विल बी 108π अपॉन 54π प्लस 50। समझे? ऐसा कुछ होगा, ये आपका नया टाइम पीरियड होगा सेकंड में। ओके, ये टाइम पीरियड देखिएगा आप कम आया होगा, ये टाइम पीरियड ज्यादा है, ये टाइम पीरियड कम होगा, क्योंकि आपने एक्सेलरेट किया तो जल्दी घूमेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। चलो बाय।